ओके, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज इंस्टॉलेशन ये देख लिए थे। आज हम देखेंगे वर्किंग विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके नॉर्मली आप सभी लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसके काम करने के तरीके के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पता है कि कैसे पता है। मैं बस एक ऊपर से गो थ्रू कर रहा हूँ। अगर किसी को बिल्कुल भी जीरो आइडिया है तो वो मुझे मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करेंगे तो मैं समझा दूंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसको आप लोगों को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के काम का जाता है। मैं थोड़ा जस्ट एक बेसिक ब्रश अप करूंगा। सो एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप से डिवाइड होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक थर्ड पार्टी या फिर कोई कंपनी बनाता है और वो हमारे काम के लिए या फिर नॉर्मली वो कभी कभी पेड रहता है या फिर फ्री रहता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ या फिर प्री डिफाइंड प्री इंस्टॉल होकर नहीं आता है तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जब ओएस के हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ इंस्टॉल होकर आता है। उसको हम लोग दूसरा नाम है, उसको हम लोग यूटिलिटीज भी बोलते हैं। इसको हम लोग यूटिलिटीज भी बोलते हैं। तो ये क्या है, प्री इंस्टॉल्ड होके आता है। ये प्री इंस्टॉल्ड होके आता है और ये वही काम करता है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कर रहा है। और लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे काम करता है। कभी कभी ये यूजर फ्रेंडली नहीं भी होता है, समटाइम्स इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, क्योंकि कभी कभी कमांड लेवल में होता है। सो देज आर द बेसिक डिफरेंस। हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी अगर कोई इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है या फिर ओएस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई आता है जो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर कंप्यूटर के बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं और उसको यूज करने में हेल्प करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनको कभी कभी एडमिन टूल भी बोला जाता है। इनको कभी कभी एडमिन टूल भी बोला जाता है। सर हमारे क्लास के बच्चे दूसरी लिंक से ज्वाइन हो गए। ऐसा? हाँ, मैं अभी जो क्लास में ज्वाइन किया था उसी का ही लिंक मैंने शेयर किया था। अगर ऐसा है तो फिर दूसरी बार शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था ऑलरेडी एफ सेक्शन में ऑलरेडी एक लिंक है। एच सेक्शन में अपूर्व ने ऑलरेडी एक लिंक प्रोवाइड किया था। तो तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन। तो इसको यूटिलिटीज बोलते हैं क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी टास्क रहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टास्क रहते हैं, जैसे उस दिन हमने पढ़ा था प्रोसेस मैनेजमेंट रहता है। सर यस सर एक और लिंक, मतलब वो जो पहली वाली लिंक है ना, सारे बच्चे उस पर हैं। हाँ, मैंने नया लिंक शेयर कर दिया है। मैंने जो अपनी क्लास का जो लिंक है वो मैंने एफ सेक्शन में ऑलरेडी पहले ही शेयर किया था और इस सेक्शन में अपूर्व ने शेयर किया था, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो मैं फिर से अभी इस सेक्शन में शेयर कर दिया।
आप लोग देख सकते हैं, मैंने किया है अभी इस सेक्शन में शेयर। हाँ इस सेक्शन में मैंने अभी शेयर किया है। तो अगर फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं देन आई कैंट हेल्प। ओके सो सर वो लिंक दूसरी शेयर हो गई थी सर ग्रुप। हाँ, तो वो मैंने ऑलरेडी एक लिंक का टेक्स्ट फाइल शेयर किया था, उसमें भी अगर डाउट होता है तो। ओके सर ओके। ओके सर कंटिन्यू। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटीज बोलते हैं। यूटिलिटीज मतलब ऐसे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प करता है। जैसे हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट रहता है। हाँ हमने देखा था प्रोसेस, हमने देखा था प्रोसेस मैनेजमेंट रहता है, इधर ही लिख लेता हूँ, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो ये जो काम जिसमें हेल्प करता है उसको हम लोग एडमिन टूल्स या फिर यूटिलिटीज बोलते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द टास्क्स ऑफ यूटिलिटीज। सो दिस इज ए ब्रीफ आइडिया। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग रहता है, जो कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर नोटपैड या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स राइटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन जिसको यूज करके प्रेजेंटेशन या फिर एक्सेल शीट में भी यूज कर सकते हैं। और डेटाबेसेस भी रहता है, और कंप्यूटर गेम्स भी हम लोग यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क यूज होता है नॉर्मली डबल क्लिक जो हम बोलते हैं, कोई भी आइकन या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डबल क्लिक यूज होता है। उसके लिए आइकॉन्स मतलब उसके जो इमेज रहते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, उसको आइकॉन बोलते हैं। और टास्क बार जो हम लोग, मैं यहाँ पे नीचे माउस लेके जा रहा हूँ, इस चीज को टास्क बार बोलते हैं। ये इस चीज को टास्क बार बोलते हैं, सबसे नीचे वाला स्क्रीन। क्विक लॉन्च बार जो राइट साइड में हम लोग क्लॉक के पास देखते हैं, उसको क्विक लॉन्च बार भी बोलते हैं। वहां से इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर क्विकली लॉन्च हो सकता है। ओके सो सिस्टम ट्रे, एंड देन सिस्टम ट्रे इज दिस, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो अभी करंटली रन हो रहा है वो रहता है। जैसे मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा करंटली बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ये यहाँ पे है। और पेंट मैंने खुला हुआ है या फिर ब्राउजर खुला हुआ है, तो ये सब ऑलरेडी खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो दिख रहा है ऑलरेडी जो है। इसको क्विक लॉन्च बार कहते हैं। उसके कमांड बटन रहते हैं। अभी ऑन द ऑपोजिट साइड टास्क बार ऑफ द क्लॉक एंड सिस्टम ट्री इज अ बटन, इट इज नोन एज कमांड बटन। तो कमांड बटन, जैसे मैं मान लीजिए कोई चीज में डिलीट कर रहा हूँ, मैं कोई चीज डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये एक मुझे एक ऑप्शन देगा, एक मॉडल विंडो देगा जहाँ पे येस और नो ऑप्शन बोलेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं। इन सब चीजों को कमांड बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन, जो कि हम लोग लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं, जो अलग अलग ओएस में, विंडोज ओएस में अलग अलग लेकिन नॉर्मली सेम है। सो दैट इज स्टार्ट बटन। यहाँ पे जो रिसेंटली यूज्ड चीजें हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पे लिस्टेड रहता है। सो दैट इज स्टार्ट मेनू। वहाँ पे शॉर्टकट भी रहता है। कमांड बटन हमने एक्सप्लेन किया था। चेक बॉक्स, इट इज इन चेक बॉक्स चेक मार्क होता है। टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, स्पिन बटन, स्क्रॉल बार जो हम राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। लेवल्स, कुछ भी चीज लिखा हुआ है तो लेवल्स होता है। उसके बाद आता है टूल टिप। टूल टिप मतलब कहीं पे भी हम माउस लेके जाएंगे तो माउस के नीचे कुछ लिख के आएगा जो बताता है कि जहाँ पे हम माउस लेके जा रहे हैं वो क्या है एक्चुअली। जैसे मैं अभी रिलोड बटन में माउस लेके गया तो नीचे लिख के आ रहा है रिलोड दिस पेज।
तो इसका मतलब इसमें क्लिक करूंगा तो ये पेज रीलोड होगा, मतलब रिफ्रेश होकर फिर से चालू होगा। सो दिस इज नोन एज टूल टिप। सिमिलरली यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो उस जहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट या फिर उस बटन को या फिर उस इंटरफेस के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो बताता है। जैसे मैं अभी एडोब में मैं अभी ये पीडीएफ में राइट क्लिक किया तो वहाँ बता रहा है कि कॉपी करना है या टेक्स्ट करना है, प्रिंट करना है, रोटेट करना है, इंस्पेक्ट करना है। सो दीज आर ऑपरेशन ऑफ टूल टिप। नेक्स्ट आते हैं विंडोज एडमिन टूल्स, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी ओएस के साथ प्री इंस्टॉल्ड होके आता है। उसमें से एक चीज आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ डिफ्रेगमेंटर, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आता है डिफ्रेगमेंटर। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आता है डिफ्रेगमेंट योर हार्ड ड्राइव। तो कंट्रोल पैनल में जाकर डिफ्रेगमेंटर टाइप किया तो डिफ्रेगमेंटर हार्ड ड्राइव, तो यहाँ पे बता रहा है 0% फ्रेगमेंट, 0% फ्रेगमेंट। डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? मान लो मैंने एक एक फाइल बनाया है जिसमें मैंने कुछ डेटा स्टोर किया है, अलग अलग टास्क मैंने स्टोर किया है। तो कुछ टास्क पहले था T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, ऐसे कुछ टास्क मैंने स्टोर किया। अभी आगे चल के मैं T3 और T4 को मैंने डिलीट कर दिया, और मान लो मेमोरी लोकेशन और भी आगे है तो अभी यूज नहीं है, तो T3 T4 को डिलीट किया, अभी T8 तक मैंने सेव किया। आगे चल के मैं अगर T9 बनाता हूँ तो T9 ऐसा नहीं कि ये जो डिलीट हो गया मैंने डिलीट किया यहाँ पे स्टोर होगा, T9 उसके अगले वाले लोकेशन में स्टोर होगा, उसके आगे T10 होगा, ऐसे करके टास्क स्टोर होगा। तो इसका मतलब जैसे मैंने डिलीट किया ये T3 और T4 जो है अनयूज्ड है और एम्प्टी है और अनयूज्ड भी है। ऐसा करके बहुत सारे मेमोरी स्पेस देखा जाता है जो अनयूज्ड रह जाते हैं, वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी रिसोर्स होता है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, जितने भी अनयूज्ड स्पेसेस हैं उनको रिजोल्व करता है ऐसे टास्क से जो ऑलरेडी यूज्ड है। मतलब जैसे T5, T6, T7, T8 इन सारे टास्क को लेफ्ट शिफ्ट करके लाता है, या फिर ये जो टास्क हैं, ये जो स्पेसेस थे, इनको आगे शिफ्ट कर देता है, इनको आगे शिफ्ट कर देता है। तो सर ये ऐसे ही हो गया जैसे मोबाइल में अपन कैची डेटा क्लियर करते हैं। सबका अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन डिस्क फ्रेगमेंटर में दिस इज वन ऑफ द टास्क। उसके बाद वो हर एक टास्क में आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में चेक करते हैं तो वो टास्क का मेमोरी लोकेशन भी चेक करता है। इस मेमोरी लोकेशन को अगर मैं इस स्पेस को अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो क्या ऑलरेडी जो यूज्ड प्रोसेस है उसमें कुछ इंटरप्ट होगा या प्रोसेस होगा, तो ये सब भी उसमें चेक होता है। तो नॉर्मली जो मोबाइल में हम लोग करते हैं हो सकता है डायरेक्टली वो चीज़ ना हो, लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में करते हैं वो हर एक प्रोसेस का एनालाइज करता है, वो कितना मेमोरी ले रहा है, सीपीयू में कितना ले रहा है, उसको प्रोसेस कितना आ रहा है, ताकि हम लोग अगर उस लोकेशन को अगर आगे लेके जाए तो पुराने जो ऑलरेडी वर्किंग टास्क है उसमें कुछ इंटरप्ट ना आ जाए, प्रोसेस ना हो जाए। वो साथ एक इंटेलिजेंट एल्गोरिदम है जो रन होता है, जो डिसाइड करता है कि आपके अनयूज्ड जो टास्क है उसमें कुछ इंटरप्ट ना हो जाए। सिमिलरली आपके जो अनयूज्ड मेमोरी साइज है उसमें कुछ इश्यूज ना आ जाए। ठीक है, समझ में सर ये आया? मेमोरी को फ्री नहीं करता है ना? ये एक टाइप से मेमोरी को फ्री करता है, बट नॉट ओनली फ्री, ये एक मेमोरी जो प्रोसेस है उसको सिर्फ कैलकुलेट भी करता है और आगे देखता है कि इस मेमोरी को अगर आगे लेके जाए तो ऑलरेडी जो यूज्ड टास्क है उसमें से कुछ इंटरप्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक टास्क जब एलोकेट होता है तो उसका कुछ ना कुछ उसका मेमोरी एलोकेट होता है, साथ में उसके चाइल्ड प्रोसेस का भी कुछ मेमोरी एलोकेट होता है, जो आगे चल के चाइल्ड प्रोसेस उसके बन सकते हैं। तो एल्गोरिदम जो है कंप्यूटर का, वो ओएस का जो एल्गोरिदम है वो डिसाइड करता है कि एक टास्क के जो चाइल्ड प्रोसेस हैं या फिर उसके जो उसके लिए जो आगे चल के जो टास्क बनेंगे उसमें कुछ प्रोसेस इंटरप्ट ना आ जाए, उसमें कुछ एरर ना आ जाए। तो वो एक इंटेलिजेंट डिजाइन होता है जो कि टास्क को मेमोरी स्पेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम यूज होता है, जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, एक होता है डिमांड पेजिंग। वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए,
एक होता है सेगमेंटेशन, एक होता है वर्चुअल मेमोरी। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं। एक होता है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक होता है राउंड सर रोबिन। ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो यूज करते हैं। सर जब T3 T4 को डिलीट कर देते हैं सर, तो वो यूज में आती है या फिर सब ब्लैंक रह जाती है स्पेस मेमोरी? आपने शायद पहले से क्लास नहीं सुना है। मैंने बोला था कि जब T3 T4 डिलीट होता है तो मेमोरी अनयूज्ड रहता है। ओके सर। इसलिए क्लास टाइम में ज्वाइन कीजिए। ओके, सो ये हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम। उसके बाद आता है चेक डिस्क। चेक डिस्क क्या करता है, वो डिस्क रिलेटेड बैट सेक्टर्स, क्रॉस लिंक फाइल्स, डायरेक्टरी एरर, ये सब चेक करता है। तो जैसे आप जाएंगे विंडोज R में और रन करेंगे, इसमें cmd टाइप करेंगे, विंडोज R दबाया, उसके बाद रन दबाया। सर डिस्टरबेंस आ रहा है। यस सर। पता चल रहा है। तो ये मैंने विंडोज में जाके cmd टाइप किया तो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट का आइकन आ गया। इसमें मैं राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। तो ये मुझे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के लिए मांगेगा। ऑलरेडी एडमिन हूँ इसलिए यूजर आईडी पासवर्ड देने का जरूरत नहीं। यहाँ पे ऊपर में लिख के आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा CHKDSK। जैसे एंटर करूंगा वो बोलेगा टाइप ऑफ फाइल सिस्टम इज NTFS। ये क्या है मैंने उस दिन भी बताया था कि वार्निंग एफ पैरामीटर नॉट स्पेसिफाइड, रनिंग चेकलिस्ट इज रीड ओनली मोड। उसके बाद सारे मेरे जो डिस्क हैं उसमें एरर चेक करेगा, कुछ इश्यूज हैं क्या वो चेक करेगा, उसमें बैट सेक्टर्स कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो ये सब चेक करेगा। सो दैट इज ए चेक डिस्क। यूटिलिटीज है बैट सेक्टर, क्रॉस लिंक फाइल, डायरेक्टरी एरर, दैट इज क्रिएट प्रॉब्लम्स इन IO ऑपरेशन। तो IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो सब चेक करता है। It creates a status report of the disk based on its file system. Desktop Central supports the following option to run the check disk. तो उसमें verbose में display the name of each file, quick check में display option skip करता है, skipping the checking of cycles within the folder structure. तो ये बस बेसिकली आपके एरर्स जो है फाइल्स और डायरेक्टरी और मेमोरी लोकेशन को लेके वो चेक करता है। नेक्स्ट आता है डिस्क क्लीनअप। ये आप लोग सब नॉर्मली जानते हो। कंप्यूटर में ओपन किया, उसके बाद कोई ड्राइव में गया, राइट क्लिक किया और उसको प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ पे डिस्क क्लीनर ऑपरेशन आता है। सो वो चेक करता है जो टेम्पररी फाइल से जो यूज नहीं हुआ है, अननेसेसरी स्पेस ले रहा है, एक बार यूज हुआ था उसके बाद हर एक फाइल का एक कैशे फाइल बनता है, मतलब एक रेप्लिका बनता है, ताकि आप दोबारा उस फाइल को एक्सेस करने जाओ तो ज़्यादा टाइम ना ले। लेकिन अगर आप एक बार फाइल एक्सेस करके बहुत टाइम तक चले गए, कभी यूज ही नहीं किया, तो वो रेप्लिका जो है अननेसेसरी स्पेस लेता है। तो डिस्क क्लीनअप ऐसे रेप्लिका चेक करता है और उसको डिलीट करता है। Okay, so then we can learn to remotely wakes up a machine, boots up a machine that is present in the network but alive. तो रिमोटली अगर नेटवर्क से मशीन से आप कनेक्टेड हो, जैसे मैंने बताया था कि एक मशीन बहुत सारे तरीके से कनेक्ट हो सकता है, स्टार, रैंक, रिंग, मैश, हाइब्रिड, बस, टॉप, अलग अलग तरीके से सिस्टम्स, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे अगर कनेक्टेड है तो आप दूसरा मशीन जो स्लीप में चला गया उसको आप वेकअप कर सकते हो लैन में अगर कनेक्टेड है। रिमोट शटडाउन, अगर कोई सिस्टम्स बहुत सारे कंप्यूटर आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो आप कमांड यूज करके दूसरे कंप्यूटर को शटडाउन, रिस्टार्ट या हाइबरनेट, स्टैंड बाई, लॉक कंप्यूटर्स, ये सब कर सकते हो अगर उसका क्रेडेंशियल्स आपको या फिर ऑथोराइज एक्सेस आपको एडमिन एक्सेस दिया हुआ है।
चैट यूज कर सकते हो, विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक्स, विंडोज के जो मेमोरीज है वो ये कमांड रन जो इंटरफेस है उसमें ये कमांड यूज करोगे mdsched.exe, आपको मेमोरी डायग्नोस्टिक्स का इंटरफेस खुलेगा, वहां से आप उसको रन कर सकते हो। ये बोल रहा है रिस्टार्ट करने के लिए, तो ये अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन रिस्टार्ट हो जाएगा, तो इसका हम स्किप कर रहे हैं। सिमिलरली जो रिसोर्सेस हैं उसको चेक करने के लिए ये कमांड है resmonxe। तो मैं resmonxe लेके लिख के रन किया तो मेरा रिसोर्स जितने भी मॉनिटर्स हैं, अभी जो रिसोर्स मेरा यूज़ हो रहा है जैसे क्रोम हो गया, बहुत सारे टूल्स हो गए, तो वो सब कितना उसका प्रोसेस आईडी, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, कितने थ्रेड्स है, उसका सीपीयू कितना है, एवरेज कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने का सीपीयू का, और डिस्क में कितने प्रोसेस चल रहा है उसके टाइमिंग्स और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, ये सब मेंशन है। दिस इज नोन एज रिसोर्स मॉनिटर। तो ये देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन कंप्यूटर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आता है एडवांस यूजर अकाउंट टूल, जो हम लोग उस दिन कमांड प्रॉम्प्ट में देखे थे, प्रैक्टिकल में देखे थे कि यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दैट इज यूजिंग एडवांस यूजर अकाउंट टूल। रजिस्ट्री एडिटर, रजिस्ट्री मतलब कंप्यूटर जब ओएस इंस्टॉल होता है उसके कुछ फोल्डर्स रहते हैं जहाँ पे आपका ओएस कैसे परफॉर्म करेगा वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, तो उस चीज को, उस फोल्डर्स को रजिस्ट्री बोलते हैं। वहाँ पे चेंज करोगे तो ओएस का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। जैसे मैं REGEDIT ये मैं रेज एडिट विंडोज में किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फोल्डर्स दिखेंगे जो अलग अलग काम के लिए, ओएस के अलग अलग बिहेवियर्स के लिए यूज होता है। तो इसमें अगर कुछ चेंज करते हो तो ओएस का जो बिहेवियर है, जो क्लिक आइकन बटन या फिर बहुत सारे, वो चेंज हो सकता है। तो जिसको पता है वही करना, उसको करना चाहिए। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन से डिवाइस से बूट होना चाहिए, जैसे मैंने उस दिन बताया था इंस्टॉल विंडोज़ में कंप्यूटर कहाँ से बूट होता है वो बताते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद हम लोग MS DOS में आते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो डॉस के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके कमांड्स भी हमने डिस्कस किया था। और डॉस का और विंडोज़ का बेसिक डिफरेंस, डॉस आर सिंपल टेक्स्ट कमांड और विंडोज इज ए रेंज ऑफ ग्राफिकल। तो विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब यूजर को बटन्स, कमांड्स, आइकन्स ये देखते हैं, और डॉस में मेनली टेक्स्ट कमांड यूज होता है। सो डॉस इज बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, उसमें टेक्स्ट और कमांड जानना चाहिए, उसमें GUI यूज नहीं होता है। विंडोज में नॉर्मली GUI यूज होता है। इनपुट क्या होता है डॉस में, टेक्स्ट है, और विंडोज में क्या है कि माउस से हम लोग बटन या फिर अलग अलग काम करते हैं। मल्टीटास्किंग, डॉस मल्टीटास्किंग रन प्रोसेस नहीं कर पाता है, विंडोज मल्टीटास्किंग कर पाता है। डॉस का स्टोरेज साइज मेनली 2 GB होता है, विंडोज का 2 TB से मेनी टेराबाइट्स होता है। डॉस का लेस डिमांडिंग देन द CPU एंड विंडोज इज मोर डिमांडिंग ऑन द CPU। तो CPU का ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होता है विंडोज को रन करने के लिए। डॉस में डायरेक्टरी सिस्टम होता है जहाँ पे सारे फाइल्स एक फोल्डर्स या डायरेक्टरी में स्टोर होता है। विंडोज डिफरेंट रजिस्ट्री होता है, अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग फोल्डर्स बना रहते हैं। मोर तो प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग या फिर कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए नॉर्मली डॉस यूज होता है, और विंडोज तो बहुत पॉपुलर है। डॉस फ्री है, विंडोज इज नॉट फ्री। These are some of the commands. Sir, Windows is costly, Means it is, you need to pay a price to buy it. Sir, what is GUI? UI means user interface, मतलब जो आपको स्क्रीन में दिखता है जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ, जैसे बटन हो गया, स्क्रीन हो गया, टेक्स्ट बार हो गया, आइकन हो गया, तो ये सब चीज़ों को UI बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो कि Unix is operating system which is capable of handling activities from multiple users at the same time.
The development of Unix started around 1969 at AT&T Bell Labs by Ken Thompson and Dennis Ritchie. Unix was designed for portable multitasking, multi-user time-sharing configuration, the use of plain text for storing data, and hierarchical file system treating device and certain types inter-process communication. तो यूनिक्स जो है वो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक एक प्रोसेस को काम करने के लिए बनाया गया था। वो पोर्टेबल है, मतलब अलग अलग सिस्टम में वो यूज कर सकते हो। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। टाइम शेयरिंग मतलब एक प्रोसेस को एक टाइम देके उसके बाद वही नेक्स्ट प्रोसेस को टाइम देके काम करवा सकते हैं। और उसमें टाइम डिवाइसेस एंड सर्टेन, इसमें हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, मतलब एक पेरेंट फाइल होता है, उसके कुछ रिसोर्सेस उसके चाइल्ड फाइल्स यूज करते हैं, उसके कुछ रिसोर्स उसके चाइल्ड फाइल्स यूज करते हैं। सो दीज आर हायरार्किकल फाइल सिस्टम। इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ डेटा शेयरिंग या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकता है या रिसोर्स शेयरिंग कर सकता है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी होता है, कमांड के जरिए उसको यूज कर सकते हैं पाइप यूज करके। एंड लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, स्मॉल प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि एक साथ यूज करके यूनिक्स में यूज कर सकते हैं। The computer program that allocates the system resources and coordinate all the details in the computer internal is called operating system or the kernel. तो यूनिक्स में उसको कर्नल बोला जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं, जो कि सिस्टम को अलग अलग जो प्रोसेस है उनको रिसोर्सेस एलोकेट करता है और कौन कितना काम करेगा, किसको कितना टाइम चाहिए, ये सब वो डिफाइन करता है। तो ये एक बेसिक एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का DBMS है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मेल सिस्टम्स है, ये सब 3 अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। उसके अंदर बहुत सारे कमांड हम देख रहे हैं, sh, tail, cut, put, ये सब कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जहाँ पे हम लोग टर्मिनल में, जैसे हम लोग लिनक्स में देखते हैं या फिर बहुत सारे इसमें देखते हैं कि हम लोगों के पास एक टर्मिनल रहता है, तो उस टर्मिनल में या फिर जिसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग कोई भी कमांड लिखेंगे तो उसके रिलेटेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उसको शेल भी बोलते हैं, जो भी कमांड, जैसे हम लोग cmd बोलते हैं तो यूनिक्स में उसको शेल बोलते हैं। द शेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेसेस योर रिक्वेस्ट, इट इंटरप्रेट्स द कमांड एंड कॉल्स द प्रोग्राम यू वांट। तो जैसे टर्मिनल में, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट हम कमांड लिखेंगे तो शेल उस कमांड का इंटरप्रेट करेगा कि एक्चुअली करना क्या है, उसके रिलेटेड जो भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो प्रोग्राम शेल एग्जीक्यूट करवाएगा। उसमें कमांड इन यूटिलिटीज में cp, mv, cat, grep ये सब रहता है। तो ये मेरा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम रन नहीं होता है। आप लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, नहीं तो अगर कभी टाइम मिले तो मैं लिनक्स में इसको करके दिखाऊंगा। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ऑल द डेटा ऑफ यूनिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन फाइल्स। तो हु एम आई कमांड, उसमें अगर आप लिनक्स ओपन करते हो और उसमें आप टर्मिनल में जाके हु एम आई टाइप करते हो तो उसमें कौन किसने बनाया है, किसने इंस्टॉल किया है, कब इंस्टॉल किया, उसके वर्जन सारे डिटेल्स आपको दिखता है अगर सिर्फ आप हु एम आई टाइप करते हो तो। यूजर WHO and कर्नल, उसमें कॉन्फ़िगरेशन, डेवलपमेंट, सिस्टम, ये सब ऑपरेशन कोड्स देता है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग कमांड्स यूज होते हैं, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेक, इंक्लूड, लीव, ld, तो ये सब बेसिक है, आपका एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है, उसमें एडवांस नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सो दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट यूनिट। तो इसके ऊपर बेसिस करके मैं कुछ आपको टास्क दूंगा प्रोसेसिंग में, और आप उसको उस टास्क के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आज सर ये नोट्स भेज दूंगे ना बाब? मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है?